बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पिछले कई अरसे से पाकिस्तान में सियासी कशीदगी थी, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान को मौका दे दिया है कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर यकजा हो जाएं और एक ही नारा हो उनका कि अगर कोई बैरूनी दरअंदाजी की गई तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जो पीटीआई है उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम अपने पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी साहब की सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मंजूर हो गई है। राना सनाउल्लाह साहब भी ये बयान देते नजर आ रहे हैं कि हम सबको बिठाएंगे, और पीटीआई ये भी कह रही है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस मामले पर होनी चाहिए। डीजीआईएसपीआर भी तमाम सियासी जमातों को लूप में लिए हुए हैं, जो कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है, यानी जो सियासी कशीदगी हम देख रहे थे वो माहौल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है। ये भारत ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, इसका पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया, जो कि बड़ा खुशाइंद है पाकिस्तान के सियासी हालात के लिए, मौशी हालात के लिए। आज इस पर डिस्कस करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। दूसरा, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टाइमलाइन पाकिस्तान की जानिब से दी जा रही है कि अगले 24 घंटे इंपॉर्टेंट हैं, और कहा जा रहा है कि भारत कुछ भी कर सकता है। एक इस दौरान इंटरव्यू दिया गया जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं रशिया में, उनकी जानिब से, और उन्होंने कहा है कि हम तक ये वाज़ेह इत्तलात हैं कि भारत कोई मिस एडवेंचर कर सकता है, और उन्होंने आलमी दुनिया खासूसन रशिया को इस बात को बावर कराया कि अगर कुछ ऐसा किया गया तो बात न्यूक्लियर हथियारों तक जाएगी, पाकिस्तान भरपूर मौक़िफ़ देगा। यही बात अमेरिका में भी हुई, यही बात रशिया में भी हो रही है, यानी आलमी ताकतों को पाकिस्तान की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। इस पर भी आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मोदी सरकार की जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा है, जिस तरह से उनका जंगी जनून है, इसने पाकिस्तान को एक मौका ज़रूर फराम किया। सियासी कशीदगी जो चल रही थी पिछले दिनों में, वो उसका टेम्परेचर हम कुछ देख रहे हैं डाउन हुआ है, और तमाम सियासी जमातें एटलीस्ट इंडिया के हवाले से मौक़िफ़ देने पर यकजा हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें अपने मुल्क के हालात, सियासी कशीदगी को कम करना चाहिए, और इसके लिए आप पीटीआई क्या रोल प्ले कर सकती है? अच्छा, नहीं, पहले तो मैं आपसे एग्री नहीं करता कि कोई सियासी कशीदगी कम हुई है। सियासी कशीदगी में तो एक्चुअली इजाफा हुआ है। इमरान खान को जिस तरह से आप देखें कि बिल्कुल ही सेक्लूजन में डाल दिया गया है, फिर जिस तरीके से उनके खिलाफ घटिया तरीन प्रोपेगेंडा जो इंडिया कर रहा है, जिस तरह से उस पर हुकूमती ट्रोल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, खसूसन वो लोग जो पीटीवी या हुकूमती इदारों के साथ मुंसलिक हैं, हुकूमती जमात की तरफ से जिनको नौकरियां दी गई हैं, जिस तरीके से वो उनकी किरदार कुशी के ऊपर जो है वो लगे हुए हैं, और जिस तरीके से हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किया पीटीआई को और अवाम को साथ जोड़ने के लिए, उससे ये तो खैर बिल्कुल नहीं लगता कि कोई हुकूमत सियासी कशीदगी में कमी हुई है। असूली तौर के ऊपर तो जो आप बात कर रहे हैं होनी चाहिए थी। असूलन तौर के ऊपर तो हमें अपने ज़ाती मामलात को या सियासी मामलात को पसे पुश डाल के मुल्क के अंदर एक इत्तेहाद और यकजहती की फिजा पैदा करनी चाहिए थी। बट अनफॉर्चुनेटली लगता यूँ है कि ये किसी का कोई एजेंडा ही नहीं है हुकूमत में शामिल लोगों का कि इस तरफ बढ़ना है। लिहाजा इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान में सियासी डिवीजन जो है वो ना सिर्फ बरकरार है बल्कि बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ कह रही है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, डीजीआईएसपीआर सब जमातों को, जाहिर बात है कि जो कुछ मुल्क में माहौल चल रहा है, जिस तरह से एक भारत को जंगी जनून सवार है, उस हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो क्यों तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालबा इस टाइम पे किया जा रहा है कि सिर्फ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, बाकी किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो? तो फिर देखिए ना, आप बेसिकली आप क्या इस वक्त मैसेज देना चाहेंगे या क्या पैगाम होना चाहिए? पैगाम आप ये देना चाहेंगे, मैसेज आप ये देना चाहेंगे कि पूरा पाकिस्तान एक पेज के ऊपर है और सारा पाकिस्तान इस जारहियत के खिलाफ जो है वो इकट्ठा खड़ा है, और जो भी फौज की पॉलिसी है, जो भी हुकूमती पॉलिसी बन रही है, पूरा मुल्क उसके पीछे खड़ा है? ये मैसेज कौन दे सकता है? यानी अगर आप अपोजिशन की तरफ से देखें या अवाम की तरफ देखें, तो ये मैसेज कौन दे सकता है? ये मैसेज सिर्फ इमरान खान दे सकता है,
क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का लीडर है, वो पाकिस्तान के लोग उसके साथ जुड़ते हैं। और अगर आप उसको जेल में रख रहे हैं, उससे आप मुलाकात की इजाजत नहीं दे रहे, उसके ऊपर आपने इतनी सख्तियां की हुई हैं, तो ये मैसेज कैसे जाया जा सकता है? पीटीआई के अंदर जो भी लोग हैं, ये हो गया सलमान राजा, हो गया गौहर, हो गए ये बाकी सारे ये जो लोग हैं 4-5, देखो ना इनकी तो बात की कोई हैसियत नहीं है। सो जो पैगाम है वो तो सिर्फ इमरान खान की तरफ से आ सकता है, और वो सदर ममलिकत को चाहिए था कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते, वहां पर इमरान खान शरीक होते, और एक भरपूर मैसेज जो है वो एक यकजहती का जाता। मेरी नजर में ये तरीका था उसको आगे बढ़ाने का। चौधरी साहब, यू आर वेरी सेन पॉलिटिशियन। आप समझते हैं कि ये जो सारा तनाज़ा है इसमें इमरान खान साहब के लिए कोई राह निकलेगी, कोई उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनको किसी डिसीजन मेकिंग में किया जाएगा, या एटलीस्ट उनको आगाह किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है? या आप इस मामले में इतने होपफुल नहीं हैं? नहीं, अब तक के इकदाम से तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा, ना ही ये लग रहा। लेकिन ना, सबसे पहले तो देखो, डिसीजन मेकर्स की ये सोच होनी चाहिए ना कि एक यूनिटी हो, एक इत्तेहाद हो, और एक हम जो है बड़ी मुसीबत का मुकाबला हमने मिलके करना है। पहले ये सोच तो हो। मुझे आप बताइए ना, आपको किस इकदाम से ये सोच नजर आई है? हमें तो कोई इकदाम से ये सोच नजर नहीं आई है। हर वक्त हम देख रहे हैं, रोजाना देख रहे हैं कि आप चाहे सुप्रीम कोर्ट के हालात देख लें, आप चाहे आप देखें कि जब एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को यगानगियत की जरूरत थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो मखसूस नशिस्तों का केस है वो मुकर्रर कर लिया, 26वीं तरमीम का केस ही छोड़ दिया। तो आप अंदाजा लगा लें कि मुल्क की सियासत के क्या लेकिन हालात। इसी सुप्रीम कोर्ट से एजाज चौधरी साहब को भी तो रिलीफ मिला है ना सर? हाँ, जांच और सबको रिलीफ मिला है। 2 साल हो गए हैं, कौन सा रिलीफ मिला है? मतलब कौन सा वो बाहर आ गए? 13 उनको, मतलब अभी और टाइम लग जाएगा। 13 मुकदमे हैं, जमानतें होते होते 76 साल का बुजुर्ग आदमी है, प्रोडक्शन ऑर्डर तक तो उसका जारी नहीं हुआ। तो आप मुझे बताएं क्या रिलीफ मिला? जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब खुद ही नहीं निकलना चाहते, तो हम सब क्या कर सकते हैं इसमें? नहीं, देखिए, राणा साहब जो है ना वो एक डेमोक्रेट है, और मुझे उनके ख्यालात का इल्म है। वो जेन्युइनली पाकिस्तान की सियासत में एक चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों। लेकिन जब तक एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के जो बाकी लोग हैं उनके साथ ना जुड़े, और हम एक ऐसे माहौल की तरफ ना बढ़े, कैसे हो सकता है? राणा साहब जो है वो उन्होंने ये बात कही है कि इमरान खान जो है वो, इमरान खान डील नहीं करना चाहते। इमरान खान तो जाहिर डील नहीं करना चाहते, वरना वो 2 साल अंदर क्यों रहते? ये कहना कि पाकिस्तान में हुकूमत बनाने का इख्तियार पाकिस्तान के अवाम को है, और इसके ऊपर इमरान खान अगर डट के खड़े हैं, तो इस पे तो तमाम लोग जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल से के बारे में अच्छी उम्मीद रखते हैं, जो डेमोक्रेसी चाहते हैं, उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम कोई एक लीडर तो है जो पाकिस्तान के अवाम के इस हक के लिए खड़ा है। चौधरी साहब, आप तो फिर इन मामलात को बेहतर तरीके से समझते हैं। आप तो खुद इस बात के दाई रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात होनी चाहिए। इमरान खान साहब डट के खड़े हैं, तो आज आप कह रहे हैं कि उनको डट के ही खड़ा रहना चाहिए, नई बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि उनको इंगेज करना चाहिए। कोई ना कोई मामले का हल तभी निकलेगा कि जब आप मुल्क की ऐसी कुव्वतों से बात करेंगे जो कि असरअंदाज होती हैं सारे प्रोसेस पे। मैं तो बिल्कुल ही नहीं कह रहा कि नहीं बात करना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100% बात करनी चाहिए। लेकिन बात इमरान खान ने तो नहीं करनी ना। बात तो जो इक़्तिदार में लोग हैं, जिनके पास इख्तियार है, बात उन्होंने करनी है। तो इमरान खान को जब बात नहीं कर रहे, जब वो उन्हें जो है वो अपने सेक्लूजन में रखा हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बगैर कैसे आगे चलेगा? और अगर आप ये कहें कि इमरान खान से बात की पहली शर्त ये है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएं या वो डील कर लें, फिर तो बातचीत ना हुई ना। बातचीत तो 100% होनी चाहिए, लेकिन बुनियाद तो कोई फेयरनेस के ऊपर होगी ना। और बातचीत जो है वो हुकूमत और इख्तियार, जो साहिब इख्तियार लोग हैं, उन्होंने करनी है। मैंने और आप, मेरे और आपके कहने से तो। लेकिन चौधरी साहब, रिजल्ट ओरिएंटेड बातचीत तो तब होगी कि जब इमरान खान साहब भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उनकी माने, या इमरान खान साहब की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मानी जाएं। दोनों अगर अपनी पोजीशंस पे स्टैग्नेंट रहेंगे तो ये इशू तो रिजॉल्व नहीं होगा। 100%, 100%। देखिए, यही बात होनी है। मैं आपको ये बता सकता हूँ, जब मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें कहा, सर बातचीत तो एक ही है, और बातचीत ये है कि इलेक्शन कब होने हैं। और इलेक्शन में हुकूमत कहेगी कि, आप कहेंगे कि 6 महीने में हो जाए, हुकूमत कहेगी कि 3 साल में हो गए।
तो ये जो दरमियान का अरसा है ये निगोशिएशंस है, और 100% इस पे निगोशिएशन होनी चाहिए। इस पे तो इमरान खान बातचीत करने के लिए तैयार है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अब वो तो हुकूमत की तरफ से बातचीत रुकी हुई है, लेकिन इमरान खान की तरफ से तो नहीं। चौधरी साहब, जिस तरफ मामला चले गए हैं, एस्टैब्लिशमेंट अगर बात नहीं कर रही है इमरान खान साहब, एक और नया महाज भी खुल गया है। आपको लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आएगी या फिर इमरान खान साहब को कोई इंगेज किया जाएगा? क्योंकि ऐसी सूरत हाल बज़ाहिर तो नजर नहीं आ रही है। नहीं, बज़ाहिर तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं कि एंगेज किया जाएगा। और बज़ाहिर तो तमाम जो जो एक अली अमीन गंडापुर की जो बातचीत हो रही थी, हाँ, अब जो मुझे पता लग रहा है कि वो भी खत्म हो गई। तो अब तो अली अमीन गंडापुर की बातचीत भी जो है वो नहीं हो रही, सो कोई बातचीत अब तो नहीं हो रही। तो ये किन बेसिस पे खत्म हुई है अली अमीन गंडापुर की बातचीत? बस मेरा ख्याल है जो चीज वो चाह रहे थे या जिस तरीके से आगे चलना चाह रहे थे, असल में ये भी एक प्रॉब्लम है कि ज्यादातर ऐसे लोग जो हैं वो बातचीत में आ रहे हैं या बात हो रही है कि जिनसे कोई जो एक वर्केबल सोल्यूशन, जिस तरह अभी आपने बात कही कि कुछ चीज स्पेस पीटीआई और इमरान खान को देनी पड़ेगी और कुछ स्पेस ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत को देनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक ऐसी कोई जो एंगेजमेंट है वो हुई नहीं, जिसकी वजह से ये नुकसान जो है वो हो रहा है। यानी बैकडोर डिप्लोमेसी जो हो रही थी वो बिल्कुल खत्म है, और एक जो विंडो खुली हुई थी अली अमीन के जरिए वो भी इस टाइम क्लोज हो चुकी है। एट द टाइम तो यही लग रहा है कि वो भी बंद है। तो व्हाट वुड बी द वे आउट देन? वे आउट तो कुछ नहीं है, वे आउट तो काफी जो है। फिर देखें ना, दूसरी तरफ ये भी है कि इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप और हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों ही चाहते हैं कि इमरान खान बाहर ना, क्योंकि जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है उनको भी सूट नहीं करता इमरान खान का बाहर आना। वो आप देख रहे हैं, वो तो सारे लंदन अमेरिका फिर रहे हैं, कोई कनाडा फंडिंग कर रहा है। सलमान राजा साहब कनाडा, अमेरिका और लंदन के दौरे के बाद अब पता नहीं कब तशरीफ लाएंगे। इसी तरह से ये जो बाकी हैं, एक साहब के बेटे की शादी थी, वो फंडिंग के लिए लंदन चले गए। इस तरह तो पार्टी चल रही है। खान साहब की अपनी चॉइसेस भी तो तबाहकुन है ना। तो उन्होंने जो पीटीआई की में अपनी लीडरशिप लगाई है उसने तबाह बर्बाद कर दी, पार्टी का ही बेड़ा गर्क कर दिया। और दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि चूंकि पार्टी के अंदर ये अब अहलियत ही नहीं है कि वो कोई प्रेशर डाल सके इंटरनल या कुछ कर सके, तो हमें क्या जरूरत है बातचीत की। जब तक आप एक इंटरनल प्रेशर, जब वो एक इनका था कि कम से कम तो खान इसका इस बात जी, का था कि कम से कम कोई, इस बात का था कि कम से कम कोई अलायंस बनेगा, कोई गुफ्तगू होगी, कोई बातचीत होगी। वो पीटीआई ने अपनी बेवकूफी से, इस लीडरशिप ने पता नहीं बेवकूफी से या जानबूझ के अलायंस के एफर्ट्स जो है वो सबोटाज कर दें। तो फिलहाल कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। वो अगर आप एस्टेब्लिशमेंट में हो, को लगे कि कोई प्रेशर नहीं है, तो आप क्यों बात। तो खान साहब को आपने ये बात कन्वे की कि आपकी जो बाहर लीडरशिप है वो ना आपको निकालना ही नहीं चाहती, वो जो ब्लंडर्स कमिट कर रही है उसके बाद आप ये ख्याल ना करें कि इतनी आसानी से पीटीआई को कोई रिलीफ मिलेगा। क्या कहा खान साहब ने उस पर? देखिए, मैंने तो पहले भी उनको ये कहा है कि ये लोग इस काबिल नहीं है कि ये कुछ कर सकें। उन्होंने उमर अयूब को खान साहब ने बुला के 3 दफा बात कही कि आपने फवाद के साथ क्लोजली इन टच हो और फैसले आप करें। ये जो लॉयर्स लीडरशिप है ये पॉलिटिशियन नहीं है, इनको नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है। उमर अयूब साहब ने कभी उसके बाद कोई कांटेक्ट भी नहीं किया, राब्ता भी नहीं किया। और वो शिबली फराज और सलमान राजा के अनफॉर्चुनेटली वो बड़े इन्फ्लुएंस में है। बाकी लोगों को इतनी समझ ही नहीं है, और वो सारे लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। शिबली फराज की अपनी, सलमान राजा की अपनी दुकान खुली हुई है। बाकी जो ये शेख वगास ने, उसने केपी में अपनी दुकान खोली हुई है। वाई उमर शोएब शाहीन अयूब की इज अपनी दुकान। रिलेक्टेंट? अगर वो ओपोजिशन लीडर हैं तो आपका नहीं ख्याल कि उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए? वाई इज सो रिलेक्टेंट? 100%। 23 साल हो गए उन्हें पार्लियामेंट के अंदर। मैं तो हैरान हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। और उन्होंने, एंड ही इज गेटिंग ब्लैकमेल्ड फ्रॉम दिस शिबली फराज और राजा टाइप लोगों से। और बड़ा मायूस किया, और आम वर्कर बड़ा मायूस है। देखें, पीटीआई की लीडरशिप के जो सियासत है उससे आम वर्कर बहुत मायूस हुआ है। मैं 9 मई के मुकदमों में जाता हूँ, मैं ये 26 नवंबर के मुकदमों में जाता हूँ, क्योंकि इनमें से तो कभी कोई वर्कर्स का उधर गया ही नहीं। आप अंदाजा लगाएं, 226 बंदा तकरीबन 2.25 साल से कैद है इधर हमारी ये सिर्फ पोठोहार की जेलों में। कभी कोई बंदा पूछने ही नहीं गया। ये वर्कर्स हैं 9 मई के, हम्म। या ये जो उनके केसेस चल रहे हैं, ये सारे हैं, एक दिन कभी के तक तारीख के ऊपर नहीं गए। कभी हर बंदे बेचारे, ये जो भी हुई हैं 26 नवंबर में सबको सजाएं हुई,
ये क्यों हुई है? क्योंकि लोगों के पास तो किराया ही नहीं है यहाँ पे आने का। वो कैसे आए? करक से, मालाकांड से, तो उधर से कैसे लोग आएंगे? आप उनको उठा के ले आए, स्ट्रेटजी आपने दी नहीं, लोगों को आपने तबाह बर्बाद कर दिया। और जिस तरह लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कमेंडेबल है। इस तरह तो कभी किसी लीडर के साथ लोग खड़े नहीं। चौधरी साहब, आखिर में सवाल ये करूंगा कि शरीफ खानदान की जानिब से कोई बड़ा वाज़ेह बयान नहीं आया है मोदी सरकार के खिलाफ, या भारत जो गीदड़ भपकियां कर रहा है? तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द रीजंस? ये रीजंस बड़ी वाजे हैं। नवाज शरीफ जो हैं वो पब्लिक हैं, बात कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी सीक्रेट नहीं है। नवाज शरीफ पब्लिक हैं और वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी में पाकिस्तानी ग्रुप्स मुलव्वस हैं, और वो हिंदुस्तान के साथ बड़ी हमदर्दी रखते हैं। और वो ये भी समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो थे, जब वो उनकी आए, नवासी की शादी में आए, उन्होंने उनके ऊपर बड़ा जाती एहसान किया। और वो ये समझते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है वो बड़ी खैर खा है इस रीजन की। लिहाजा नवाज शरीफ बिल्कुल तैयार नहीं है उनके ऊपर, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए या उनकी बात मानने के लिए। उसकी दूसरी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब को ना इस रीजन की हिस्ट्री का पता है, ना उन्हें नरेंद्र मोदी की हिस्ट्री का पता है, ना उन्हें उनकी पॉलिटिक्स का पता है। नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो राष्ट्रीय सेविक संघ से निकली है। बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है वो राष्ट्रीय सेविक संघ जैसे महासभा, हिंदू महासभा से निकली है, जो मुसलमानों से नफरत के ऊपर मबनी पॉलिटिक्स है। और उनको ये भी नवाज शरीफ साहब को एहसास नहीं है कि जब वो बिल्कुल लेट के अमन नहीं हुआ करता। अगर आप ये समझें कि एक साइड बिल्कुल लेट जाएगी और अमन हो जाएगा, ऐसे अमन नहीं हुआ करता। वो समझते हैं कि हम जब बिल्कुल लेट जाएंगे तो हिंदुस्तान से हमारी सुलह हो जाएगी। और इसीलिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज कतई तैयार नहीं है इस जंग में या नरेंद्र मोदी के इस लगाए हुए इस फितने में उनको जवाब देने के लिए। और वो वाज़ेह तौर के ऊपर खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं इस सारे मामले से, ताकि जो नरेंद्र मोदी और उनके लोग हैं वो उनके बारे में खुशगवानी का शिकार रहे। चौधरी साहब, आपको लगता है कि ये इशू लंबा जाएगा, एक लॉन्गर कॉन्फ्लिक्ट है, या आप समझते हैं कि कुछ दिन की बात है कि भारत वाला इशू ठंडा हो जाएगा, साइड पे हो जाएगा, मामलात आगे बढ़ेंगे? अगर सेंतास मुआहदा मुअत्तल भी रहा तो वर्ल्ड बैंक की तरफ जाया जाएगा और ये जो जंगी जनून है ये खत्म हो जाएगा? नंबर कॉन्फ्लिक्ट तो 80 साल से चल रहा है ना, 80 साल से चल रहा है, बढ़ ही रहा है। लेकिन ये जो पहलगाम के बाद जो एक सूरत हाल पैदा हुई है, ये तो जंग होगी। जंग के से नीचे अगर कोई भी ये समझता है कि हिंदुस्तान पीछे हट जाएगा या नरेंद्र मोदी यहाँ से पीछे हट जाएगा, वो सिर्फ वही समझता है जो कि किसी खुशफहमी का शिकार है। अदरवाइज नरेंद्र मोदी जो है बिल्कुल वाज़ेह है, उसने पाकिस्तान के ऊपर ये हमला करना है। और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर जो जो एक सियासी कीमत अब इसकी इतनी बड़ी है कि वो अफोर्ड ही नहीं करते तो पाकिस्तान के यानी ऊपर यू आर मिलिट्री सेइंग दैट दोनों न्यूक्लियर ममालिक फुल फ्लैज कन्वेंशनल वॉर करेंगे? अभी ये मुझे स्केल का तो मैं नहीं कहता, क्योंकि अमेरिका, सऊदी अरेबिया, फॉर इंस्टेंस रशिया, सर, चाइना। कोई भी अगर स्ट्राइक करता है उसकी रिटालिएशन आएगी, रिटालिएशन में फिर किसी भी हद तक जा सकता है, चांसेस आर देयर। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो फॉग ऑफ वॉर जिसको हम कहते हैं वो रहती है, और कोई अंदाजा हटमी नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त अमेरिका, रशिया, सऊदी अरेबिया, ये सारे ममालिक इस कोशिश में हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए। और आप देखते हैं कि ये स्केल ऑफ वॉर के ऊपर प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, ठीक। लेकिन जो मिलिट्री स्ट्राइक्स हैं वो तो। थैंक यू वेरी मच। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक छुट्टी ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। और उसके बाद एक अहम स्टोरी, भारतीय तैयारे कैसे पाकिस्तानी सरहदों में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनको इंटरसेप्ट किया गया। बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है कमर चीमा साहब ने, डिफेंस एनालिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद चिश्ती साहब, रिटायर्ड एयर कमोडोर हैं। आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू खालिद साहब, आप क्या देखते हैं 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब में राफेल तैयारों ने पेशरफ्त की, अंबाला से उड़े और फिर उनको इंटरसेप्ट किया गया, जिस पर वो श्रीनगर जो है एयरबेस उतरने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम, खसूसन पीएफ का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को पहले भी कामयाबी दिलाई है। अभी रिसेंट इंसिडेंट में अगर देखा जाए कितनी बड़ी पेशरफ्त आप ये समझते हैं?
बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी थी और पाक फिजाइया के लिए बड़ा चैलेंज था, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी उतरी। ये राफेल तैयारे ज़ाहिर है एक विद वेपन्स टेक ऑफ किया था उन्होंने, और विद अल्टीमेट जो होता है स्ट्राइक प्लान, उसके तहत ही आए थे। इसमें कोई शक नहीं। और ये जहन में रखिएगा, मैं आप नाजरीन को बताते चलूं कि ये सिर्फ 4 जहाज स्टैंड लोन नहीं होते, ये पूरा पैकेज होता है जिसके अंदर और सपोर्ट और वैल्यू एडिशन और फोर्स मल्टीप्लायर भी होते हैं। लेकिन क्योंकि मेन लीड इनको राफेल कर रहे थे, और जाहिर है वो हमारी सरहद की तरफ आना चाहते थे, लेकिन पाक फिजाइया क्योंकि बहुत रेड अलर्ट और वॉर रेडी स्टेटस पे है ऑल ओवर पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची के समंदरों तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द टाइम हमारी फोकस बहुत सारे जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनके अंदर भी हो रही होती हैं, उन पर भी नजर होती है। तो हम विजिलेंट हैं। पाक फिजाइया ना सिर्फ बर वक्त इनको डिटेक्ट किया, बल्कि अपने तमाम रिसोर्सेज, मैं इनको नाम देता हूँ 3 डायमेंशनल रिसोर्सेज, मतलब एक जमीन से सिर्फ हमने नहीं तैयार, सरफेस मिसाइल होते हैं, हवा में भी हम तैयार थे, और फिर हम सैटेलाइट्स और साइबर वॉरफेयर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस मुझे एक्सेस है मुख्तलिफ डिटेल्स की, लेकिन मैं इस वक्त इतना ही आपके नाजरीन की सिंप्लिसिटी के लिए बताना चाहूंगा कि हमारा बहुत इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट हुई है सारे एसेट्स की, जो हमारे हवा में है, जो 3 डायमेंशन जो नजर नहीं आते दुश्मन को, वो सॉफ्ट एक डेवलपमेंट हमने बहुत टेक्नोलॉजिकल एज जो लिया है उनको इस्तेमाल किया गया था। उसका नुकसान ये होता है दुश्मन पर, या हमें फायदा ये मिलता है उसका, कि दुश्मन की जो अपनी इंटीग्रेशन होती है, यानी जो कोऑर्डिनेशन होती है, नेटवर्किंग होती है, क्लोजनेस होती है, उसकी आप डिग्रेड कर देते हैं ओरिएंटेशन। ये ऐसे ही है कि आप जैसे आप उसकी डिसीजन मेकिंग में एंटर हो जाते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी उसको फील होना शुरू होता है। उसको डाटा पूरा नहीं मिल रहा होता, उसकी बात दूसरों से पूरी नहीं हो रही होती, और उसको ये फील होता है कि शायद जिस तरह मैं चाह रहा हूं इस जहाज को उड़ाना, या इस फॉर्मेशन को लेके जिस प्लान के तहत मैं जाना चाह रहा हूं, वो हैम्पर हो जाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, जैसे मैंने कहा, कोऑर्डिनेशन। सिचुएशनल अवेयरनेस। जब सिचुएशनल, जी, कोऑर्डिनेशन, जब लैक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस होता है तो आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। वो किसी का भी हो, चाहे मैं वो बॉर्डर के किसी तरह भी फाइटर पायलट हो, मैं जहाज की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं रिपीटेडली कहता हूँ राफेल बहुत कॉम्पिटेंट जहाज है, स्टैंड ऑफ वेपन्स भी मार सकता है, यानी अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए भी फायर कर सकता है। हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि ना सिर्फ ये टाइम ने डिटेक्ट किया, बल्कि उसको वापस रिपल्स किया और उसको मजबूर किया कि वो इमरजेंसी बेसिस पे जाके लैंड कर जाए, वो लैंड किए। हाउएवर, मैं आपके नाजरीन की एक अवेयरनेस या थोड़े से इल्म के सेंस में ऐड करता चलूं कि आजकल के दौर में स्टैंड ऑफ वेपन्स इतने आ गए हैं, तो ये मुश्किल नहीं रहा कि आप अपने अंदर रहें इलाके के और स्टैंड ऑफ एक वेपन्स डिस्टेंस से रहते हुए 10 20 40 किलोमीटर का एक मिसाइल फायर कर दें, वो अंदर आके गिरे। ये गिर सकता है पॉसिबली, बिकॉज सारी दुनिया में ये हो रहा है। हाउएवर, जिस पे हमारी टेस्ट होगा, हमारी कौम की तवक्कुआ जिस पे होनी चाहिए कि हम फिर रिटेलिएटरी स्ट्राइक जब करेंगे तो दुश्मन को उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। असल हमारा पावर वो भी है, क्योंकि वो गए जमाने जब पाक फिजाइया डिफेंसिव इस्तेमाल किया करते हैं, हम आज भी यूज करते हैं हमारी दिफाई अफवाज। मैं इसको एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको श्योर कराता हूं कि हम दिफाई अफवाज नहीं है बिल्कुल, और दिफाई फौज नहीं है। हम डिफेंड जरूर करेंगे, लेकिन हम उतना ही अग्रेसिव भी आएंगे अगर अगर हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज यानी किया। यू आर वेरी क्लियर अबाउट दिस फैक्ट कि अगर पाकिस्तान बार बार ये कर रहा है कि अगर कोई ऐसा कुछ किया गया पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर, तो पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। इसका सबूत ये है कि आप लोगों ने हम पर हमला करने की कोशिश की, हमने उसे इंटरसेप्ट किया, उसे नाकाम बनाया, और आगे आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसा होता है तो पाकिस्तान पूरे ऑफेंसिव के साथ उसको अटैक को लॉन्च करेगा। देखिए, आपने बड़ा सही इसको कहा है कि हमने एक ना सिर्फ रिजॉल्व देना है, बल्कि एक चीज नोट करें कि इंडिया को हमारे ऊपर बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो एडवांटेज ये है कि जो भी मुल्क ऑफेंस लॉन्च करता है उसके पास इनिशिएटिव होता है। उसके पास इनिशिएटिव ये होता है कि वो जगह का चॉइस करता है, वो वेपन का चॉइस करता है, वो टाइम का चॉइस करता है, वो इंटेंसिटी का चॉइस करता है। ये उसके हक में जाती हैं, ये उसने डिसाइड करना होता है। और जो हम डिफेंड कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि इतना बड़ा हमारा मुल्क है, कोई दीवार तो हमने नहीं खड़ी की हुई कि कोई जहाज आएगा तो दीवार से टकरा के गिर जाएगा। ये स्पेस है, ये हवा है। तो ये मेंटली लोगों को सबको तैयार अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये कोई इम्प्रेग्नेबल जग नहीं होता, किसी भी मुल्क, कोई भी दुनिया में नहीं होता। एंटर हो सकता है कोई भी। हाउएवर, जैसे मैंने अर्ज किया कि अगर वो डिस्ट्रॉय करेंगे किसी एरिया को, चाहे वो जेन्युइन हो, चाहे फेक हो, चाहे कुछ भी हो, हम रिटेलिएट करेंगे। और इस इनिशिएटिव, मुझे इस पे हैरत भी हुई और थोड़ा उनके बारे में अफसोस भी हुआ कि जो ऐसे मिशन राफेल ने जिसके लिए वो आया था, ये मिशन अचानक रात को नहीं प्लान होते कि सुबह ये टेक ऑफ हो। ये कई महीने कई साल हम रिहर्सल हम भी करते हैं कि अगर दुश्मन ने ये किया और एस्केलेशन हुई तो हमने पनिशमेंट देनी हुई तो हम ये करेंगे।
तो ये वेल रिहर्स्ड होते हैं, और उसके बावजूद अगर आपके पहले मिशन का जो वेल प्लान था, चॉइस उनकी थी, जहाज उनकी मर्जी के इसके थे, बावजूद टाइमिंग ये उनकी मर्जी की, फेल हो उसकी गया। मर्जी का। बड़ा वैलिड पॉइंट है। कंवर चीमा साहब, आप क्या समझते हैं, डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से भी कहा गया है कि अगर आपने सिंतास मुआहिदा तो मुअत्तल कर दिया है, आपने वाटर रिजर्वायर बनाए, दरियाओं का रुख मोड़ा, तो आप ये समझ लें कि हम आपके इलाके में घुसकर जो है स्ट्राइक करेंगे। तो ये जो पाकिस्तान का नैरेटिव है, जाहिर बात है कि सिंतास मुआहिदा यूनिलैटरली मुअत्तल किया गया। आप समझ रहे हैं इट्स लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट? जी देखिए, इंडिया जिस डोमेन में हमें लेके जाना चाहता है वो है लॉफेयर। उसमें आप देखें कि जाहिर बात है हम जाएंगे बैनुल अक़वामी अदारों में जाएंगे और कहेंगे कि जी इंडस वाटर ट्रीटी से इंडिया यूनिलैटरली विड्रॉ कर गया है और ये वायलेशन है। वहां पे जाके जाहिर बात है वो हमें इंगेज करेंगे, डायलॉग होगा, निगोशिएशंस होंगी, दोबारा बैठना पड़ेगा, तो एक इंडस वाटर ट्रीटी 2 जो है वो साइन होगी। ये एक ओवरऑल बड़ा सा एक जो ब्लूप्रिंट है ये नजर आता है। दूसरा जारी बात है वो डिप्लोमेटिक डोमेन में हमें लेके जाना चाहते हैं। वो हमें समझते हैं कि बैनुल अक़वामी अदारों के पास जाएं। फॉर एग्जांपल आजकल वो सोच रहे हैं कि FATF के पास दोबारा जाया जाए। वो कि पाकिस्तान FATF का उस तरह मेंबर नहीं है, लेकिन वो जाके इस इशू को वहाँ टेकअप करना चाहते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का पता नहीं है कि उनको बड़ी ताकतों की वहाँ सपोर्ट नहीं होगी। फिर वो वर्ल्ड बैंक IMF के पास जाना चाहते हैं, वहाँ पे जाके वो रोकना चाहते हैं। तो 2-3 तरीकों से अगर देखा जाए तो उनकी जो शिकस्त हुई है डिप्लोमेटिकली कि दुनिया के किसी मुल्क ने उनको सपोर्ट नहीं किया। वो चाहते थे ब्लैंक चेक उनको मिले, अमेरिका जो है वो कहे कि जी इंडिया के पास राइट है, वो हॉट परसूट कर सकता है, वो जा सकता है, चेज कर सकता है ऐसे लोगों को, जिस तरह माजी में 2019 में इनको उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने एक स्टेटमेंट दी पर इंडिया ने स्ट्राइक की बालाकोट के अंदर। सो इंडिया इसको डिफरेंट डोमेन में लेके जाना चाहता है। मुझे लगता है कि ये शायद जो काइनेटिक डोमेन है इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज उनको पता है कि अगर लिमिटेड वॉर होती है तो उसके अंदर भी पाकिस्तान जो है वो प्रिवेल कर जाएगा। अगर वो सिर्फ स्ट्राइक करते हैं। साहब, ये बड़ा आपका वैलिड पॉइंट है कि जो फिजिकल वॉर की अगर बात करें या फिर जो कन्वेंशनल वॉर है उसकी बात की जाए, तो इंडिया को मालूम है पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज क्या हैं, और ये कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट भी है। तो इसका मतलब है हम यहाँ से मूव ऑन होते हैं। दूसरी साइड पे अगर इंडिया IMF के पास जा रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दिया जाए, इंडिया FATF के पास जा रहा है, तो इसको काउंटर करने के लिए आप समझते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारी तैयारी पूरी है? मैं समझता हूँ जी हमारी तैयारी पूरी है। उसकी वजह ये है जो मुझे नजर आता है या जो मैंने देखा है सिचुएशन को। देखिए, पाकिस्तान को FATF में वो कैसे लेके जा सकते हैं? वो क्या कह सकते हैं कि जी हम पाकिस्तान को FATF में क्या करेंगे? वो एक तो बात ये हो गई। दूसरी ये है कि कोई बड़ी ताकतें किसी किस्म की सपोर्ट उनको नहीं देंगी। ऑलरेडी हमने तमाम जो FATF के जो लीगल लकूनास थे वो पूरे कर दिए थे, और फाइनेंशियल लीगल हर चीज हमने पूरी कर दी। IMF के आपको पता है लार्जली एक सिर्फ और सिर्फ ये फाइनेंशियल लोन्स नहीं होते, ये पॉलिटिकल भी अंडरस्टैंडिंग होती है दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ, तो वो पाकिस्तान की है। मेरा ख्याल है कि इंडिया क्योंकि इस काइनेटिक डोमेन से निकलना चाहता है तो इसलिए शायद वो अपनी आवाम को तैयार कर रहा है जी हम और तिरों में जाके जाएंगे, वहां पे जाके चीजें कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज में नाकामी होगी, बिकॉज वो कहते तो ये थे कि दुनिया के तमाम बड़े मुल्क उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, बट नोबडी स्टूड विद देम एट दिस। खालिद साहब, हमने जवाब देना हो और खसूसन PAF की मैं बात कर रहा हूं, तो ये प्लान करने में ऑपरेशन और इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है? खुदा ना खास्ता अगर कोई मिस एडवेंचर होता है, भारतीय तैयारे एंटर हो जाते हैं, कहीं पे स्ट्राइक की जाती है, तो कितने टाइम फ्रेम में हम जो है वापस रिस्पॉन्ड कर सकते हैं? ये मैं आपके नाजरीन के लिए कंफर्ट के लिए और इत्मीनान के लिए बताता चलूं कि पाक फिजाइया इस तरह नहीं एक्ट कर रही कि जब दुश्मन हमला करेगा तो हम फिर मीटिंग बुलाएंगे, फिर हम सोचेंगे, फिर हम नक्शे निकालेंगे, फिर हम प्लानिंग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एज अ फाइटर पायलट हैविंग सर्व्ड फॉर 35 इयर्स, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हमारे प्लान रेडी होते हैं और लेडर ऑफ एस्केलेशन के हिसाब से रेडी होते हैं। यानी जितनी सीढ़ी आप ऊपर जाएंगे हम उतने ही कदम ऊपर जाए और शायद प्लस जाएंगे। ये पीस टाइम में करना होता है। ये नहीं होता कि जब जंग शुरू हो जाएगी तो हमने कहना अच्छा अब कौन से प्रेफर्ड हमारे टारगेट्स होने चाहिए। प्रेफर्ड हमारे टारगेट लिस्टेड डाउन, वेल थॉट आउट एंड वेल कैलकुलेटेड, लिस्टेड डाउन है ऑलरेडी।
तो एक तो ये क्लियर होना चाहिए, और इसका मतलब ये है कि अगर आप हमें यहाँ पे पंच करेंगे तो हम यहाँ पंच नहीं करेंगे, हम आप उससे ऊपर पंच करके आपको वापस जवाब देंगे। तो किसी भी मुल्क की बका का सबसे ज्यादा अश्योरेंस इसी चीज पे होती है कि आपने एक डिटरेंस इस लेवल की क्रिएट कर दें लोगों के जहनों में और दिमागों में दुश्मन के, कि वो ये खौफजदा हो कि अगर मैंने ये पंच किया तो वापस भी पंच आएगा। और ये जहन में रखिए कि पाक फिजाइया ने 24 करोड़ लोगों को जवाब देना है, हिंदुस्तान की फिजाइया ने 1.4 बिलियन लोगों को जवाब देना है। और लेट मी क्लेरिफाई कि 1.4 बिलियन वॉरमॉन्गर्स या जंगी जुनून में शामिल नहीं है। मैं एम श्योर के 99.99 नहीं, ऑलमोस्ट 100% लोग चाइना के पीस लविंग, सॉरी इंडिया के पीस लविंग हैं, और वो चाहते होंगे कि अमन से हम गुजारा करें। मैं एक हैरान कुन आपको बात बताऊं कि हम यहाँ पे सार्क के सारे ममालिक हैं, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। हमारी आपस की ट्रेड हमारे ओवरऑल ट्रेड का 5% है, यानी हम 95% ट्रेड दुनिया के साथ कर लेते हैं, लेकिन आपस में सिर्फ 5% करते हैं। और एक आसियान एक पैक्ट है या ट्रीटी है, उसमें कुछ मुल्क हैं, उसका आपस में ट्रेड 10% है, और उसके मुकाबले में हमारा, आप हैरान होंगे कि 1% से भी कम है। यानी हम इतना कम करते हैं, आसियान हम 1% करते हैं आपस का उसके मुकाबले में, और आसियान वाले 10% करते हैं। जो दुनिया का ये 24% पॉपुलेशन, 25% यहाँ पॉपुलेशन रहती है, यानी 1/4 यहाँ रहती है। और आप हैरान होंगे सुनकर कि हम दुनिया की जीडीपी में आपस में ट्रेड करते हैं 4 दफा सिफर लगाएं और फिर 74 लिखें। ये हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है दुनिया में, जब पॉपुलेशन हमारी 25% है। तो हमें तरक्की की तरफ सोचना चाहिए, हमारे लोगों को, दोनों मुल्क के साइड लोगों को कोई वॉर मॉन्गरिंग हम भी नहीं चाहेंगे। दोनों ममालिक के लोगों के लिए जरूरी है कि मौशी तरक्की है, मौशी इस्तेकाम है, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब भारत का जंगी जो है वो कम हो और दोनों ममालिक तरक्की की तरफ आगे बढ़ें। दोनों की आवाम ये चाहती है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। प्रोग्राम में हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक ताज़ीन। हम बात कर रहे थे कि दोनों ममालिक की मईशत इस बात की इजाज़त भी नहीं देती कि वॉर हो, एक कन्वेंशनल वॉर में हम जाएं। फिर दोनों ममालिक न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों ममालिक को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन बड़े अनफॉर्चुनेट है जिस तरफ हालात आगे बढ़ रहे हैं। कंवर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर चीमा साहब, बिहार के इलेक्शंस हो रहे हैं, मोदी साहब ने दौरा किया, सऊदीया का दौरा जो है वो कम करके अपना वापस आए हैं, तो सीधा पहले बिहार गए हैं रेदर देन पहलगाम का विजिट करते, या कोई इस हवाले से कोई ब्रीफिंग होती। तो इसका मतलब है बड़े क्लियर मोटिव्स हैं, और सियासी मकासद के लिए इंडिया पहले भी इस्तेमाल कर चुका है इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। एक चेन है, उड़ी बेस पर हमला हुआ, उसके बाद फिर आप पुलवामा अटैक को देख लें तो उसके बाद आर्टिकल 370 रिवोक हुआ। किस तरह से आप देखते हैं? देखें, ये जो नरेंद्र मोदी साहब की वो जो हर इलेक्शन के अंदर इनका होता है कि हमने वॉर मॉन्गरिंग करनी है, हमने पाकिस्तान, तो आपको पता है इनका डोमेस्टिक इशू है ना, ये इनका फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है इंडिया के लिए। तो उन्होंने हर इलेक्शन में इसको डिस्कस करना होता है। एक बात, दूसरा ये है कि उन्होंने जो सऊदी अरब में बैठे हुए हैं और जाग गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस मसले को प्रॉपर्ली इस तरीके से प्लान किया गया। आप देखें कि एक तरफ जेडी वैंस आए हुए थे, उधर ये सऊदी अरब गए थे, घर में इलेक्शन चल रहे हैं, और ये भी खतरा है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गए, तो वो भी उनके लिए अच्छा नहीं है। तो उस सिलसिले में जब याद आया आपको, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा थैंक यू पाकिस्तान, तो उन्होंने समझा कि ये सारी साउथ एशिया की पॉलिसी जो है वो अमेरिका की क्या बन रही है, हम तो यहाँ पे इनके कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो ये पाकिस्तान बीच में कैसे आया। तो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की अटेंशन इस खित्ते में किस तरह ड्रॉ की जाए, क्या ड्रॉ की जाए कि उनको अपनी तरफ जो है वो बताया जाए कि हम विक्टिम हैं, वो उल्टा चीजें पड़ गई ना। सऊदी अरब ने उस तरह उनको लिफ्ट करवाई, उनको ये था कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो शायद कोई लिवरेज इस हवाले से हम सऊदी अरब को भी एक पैगाम दे सके कि पाकिस्तान और इंडिया के किस तरह के मामलात हैं। सो मेरा ख्याल है लार्जली डोमेस्टिक अटेंशन होती है उनकी। आपने इलेक्शन का जिक्र किया बिहार का, आप उसको देख लें। और फिर दूसरा, उन्होंने ये फैसला कर लिया हुआ है कि आप देखिए 2014 से लेके ज़ैदी साहब आज तक 2025 तक कोई एक ऐसा दिन नहीं है जब मामलात खराब ना हुए हों, कोई एक दिन नहीं है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस डिटीरियोरेट ना हुए हों, एस्केलेशन ना हुई हो,
जिसे आप देखें 370 कश्मीर के साथ जो इन्होंने किया, अभी कश्मीर में इलेक्शन हार गए तो उन्होंने कहा कश्मीर की टूरिज्म भी खराब करो। आप देखिए इन्होंने कश्मीर की टूरिज्म खराब कर दी। अब लोग डरेंगे वहां पे जाते हुए क्योंकि लोग, और फिर उनके घर गिराते हैं, फिर उनके घरों को आग लगाते हैं, और फिर इनडिस्क्रिमिनेट उनके पीछे जाते हैं, जिसपे कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि प्लीज कश्मीरियों के घर ना गिराए जाएं, अगर आप कोई एक दो बंदा मुलव्वस है तो उसी को मारें या पकड़ें, बाकी लोगों को क्यों तंग कर रहे हैं आप। तो मेरा ख्याल है कि ये बदला ले रहे हैं, एक तो कि कश्मीर में इलेक्शन क्यों आ रहे, और दूसरा ये चाहते हैं कि मैं इसमें इंटरनेशनल भी वो अपने आप को करना चाह रहे थे, डोमेस्टिकली मजीद आउटरीच करना चाह रहे थे, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रीनिगोशिएट करना चाह रहे थे। बहुत सारे उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए हैं, लेकिन एक चीज है कि नरेंद्र मोदी साहब लेगेसी ही ये लिखना चाहते हैं। ठीक। वो यही लेगेसी लिखना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि मुझे इसी तरह याद किया जाए कि मैंने पाकिस्तान से तमाम ताल्लुकात कट ऑफ कर दिए हैं। वो कोई ऐसे स्टेट्समैन के तौर पे नहीं सामने आना चाहते जिसमें वो ये कहें कि जी हाँ जी पाकिस्तान जो है उससे हम ताल्लुक रखना चाहते हैं। खालिद साहब, पुलवामा को सॉरी ये जो पहलगाम वाक़या है इसको टाइम गुजर गया काफ़ी। अगर इंडिया ने स्ट्राइक करनी होती फौरी तौर पर इंडिया कोई स्ट्राइक लॉन्च करता, कितना आपका बतौर दफाई तज्जियाकार ये ख्याल है कि इंडिया अब कोई मिस एडवेंचर करेगा, या फिर आप ये समझते हैं कि महज ये गीदड़ भपकी हैं, इंडिया किसी भी तरफ से कोई रिटालिएशन या फिर कोई ऑफेंसिव अटैक लॉन्च नहीं कर सकता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ और ये मैं कह सकता हूँ कि नहीं इंडिया अब नहीं करेगा। देखें, ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी भी होती है दुश्मन की कि आपको एग्जॉस्ट किया जाए, आपको फटीग किया जाए, आपको सैचुरेट किया जाए, आपका स्टेमिना कम किया जाए। ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी हो सकता है। ये जितना डिले हो रहा है, मैं अभी किसी स्टेज पे ये कंफर्टेबल नहीं हूँ कि द मैच इज ओवर। ये पॉसिबिलिटी है कि दुश्मन आपको स्ट्रेच करे, एक मिलिटरीली, फाइनेंशियली, इमोशनली ऑब्वियसली, और फिजिकल स्टैमिना जो है, जाहिर है जो जितने लोग इस वक्त डिप्लॉयड हैं सब इंसान हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। और वो समझे कि जब वो एज्यूम करे कि जब भी जरा गार्ड लोअर करेगी पाक फिजाइया खास तौर पर, क्योंकि मोस्ट लाइकली एज अ फाइटर पायलट मैं कह सकता हूँ कि जो इनिशिएटिव कर रहे हैं उन्होंने ऑफेंस का, वो जमीन से बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं क्रिएट किया जा सकता हमारे लिए, और समंदर से भी नहीं इतना किया जाता जितना हवा से किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर हवा से उन्होंने इनिशिएटिव करके सरप्राइज देना है तो वो कोशिश करेंगे कि पाक फिजाइया जरा सा कहीं गार्ड लोअर करे, कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, कोई एक गैप क्रिएट कर दे हमारे लिए किसी टाइम पे, 24 घंटों में, किसी वक्त, किसी पर्टिकुलर कॉरिडोर में या किसी सेगमेंट के अंदर, तो हम उस वक्त हिट बैक करें। जाहिर है वो एट्रिशन शाय है, बहुत बड़ा मुल्क है, वो एट्रिशन शाय है, वो नहीं चाहते कि हम 10 जहाज भेजें तो कोई एक भी अगर एक भी ना वापस आए तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अगर एक जहाज वापस आए 10 में से तो उनके लिए एट्रिशन को रोकना या मिनिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वो ज्यादा लोगों को, मैं जैसे पहले अर्ज कर रहा था आपकी ब्रेक से, कि पहले ज्यादा लोगों को जवाब दे हैं, तो दे हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट कि उनका लॉसेस ना हो। तो अभी फॉर इंस्टेंस अगर भारत के जहाज या फिर कोई स्ट्राइक होती भी है तो बतौर दिफाई तज्जियाकार आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के इलाकों में से कौन सा टारगेट हो सकता है? और जारी बात है कि ये एक वॉर सीक्रेट भी होता है, बताई नहीं जाती चीजें, लेकिन आपका दिफाई तज्जिया क्या कहता है इस हवाले से कि क्या कुछ मुमकिनात हैं? जैसे मैं ब्रेक से पहले आपसे कह रहा था कि देखिए, इनिशिएटिव जो ऑफेंस करता है उसके बहुत बहुत बड़ी लिबर्टी होती है, जो मैंने पहले आपको अर्ज किया। एक उसके अंदर जगह की चूजिंग भी मैंने अर्ज किया था कि जगह की चॉइस भी उसकी होती है। तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, एक इलाके को, किसी शहर को, किसी कंटोनमेंट को, नॉर्थ को, सेंटर को, साउथ को, मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कर सकता कि एयर पावर बहुत फ्लेक्सिबल है, ये आप इंटेंशन जान नहीं सकते। ये मैं अर्ज करता चलूं कि ये टैंक नहीं है, जब एक कंटोनमेंट से टैंक आप निकालते हैं, 100 टैंक निकाल के बॉर्डर एक्स पर भेजते हैं, तो एनिमी सैटेलाइट के जरिए और ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए ट्रैक कर लेता है कि 100 टैंक फलां कंटोनमेंट से निकले और बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो उस 100 टैंकों में गोले जितने लगते हैं वो भी एनिमी को अंदाजा होता है, जितनी दूर तक वो फायर टैंक करता है उनका भी अंदाजा होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि थोड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी है लैंड फोर्सेज में, बिकॉज ऑफ डायनेमिक्स, बहुत बड़ा डायनेमिक होता है। एयर पावर में ऐसा नहीं है। जब एक फाइटर जहाज श्रीनगर में या अंबाला से या कहीं और से टेक ऑफ करता है, कौन से वेपन कैरी करता है, कन्वेंशनल है या न्यूक्लियर है, बॉम्ब कैरी कर रहा है या एयर डिफेंस रोल में सिर्फ कर रहा है या सिर्फ डराना चाहता है, इंटेंशंस आखिरी वक्त तक एयर पावर अनफोल्ड नहीं करती। और इसी तरीके से व्हाट आई फोरसी के इंडियन, जाहिर है अगर उन्होंने जब भी मिस एडवेंचर किया तो वो लीस्ट एक्सपेक्टेड जगह पर करेंगे जहां पीएफ कम एक्सपेक्ट करे, और जाहिर है वही एक सरप्राइज, वही ऐसी जगहों पे वो देना चाहेंगे और देना। लेकिन
हैविंग से कमिंग बैक टू योर द फोकस क्वेश्चन के जी कौन सी टारगेट, ये मैं बताता चलूं, मैं जैसे ब्रेक से पहले कह रहा था कि लेडर ऑफ एस्केलेशन हमने भी तैयार की हुई है। अगर वो यहां करेंगे तो हम भी यहां करेंगे, प्लस करके करेंगे। लेकिन ये कहना कि हमारे टारगेट क्लियर नहीं है, हम टारगेट जॉटेड डाउन है, टारगेट वेल थॉट आउट, लिस्टेड एंड फाइनलाइज शक्ल में इस वक्त पड़े होते हैं। पाक फजाइया का स्ट्राइक पैकेज तैयार होता है, मोस्टली मेंटरी वेल ट्रेंड के, जब भी कोई मौका आया और हमें कॉर्नर किया गया तो हमने रिटेलिएट बैक, मीटिंग्स बुला के नक्शे दोबारा से खोल के नहीं करना। पायलटों को, हमारी टीमों को, इंजीनियर्स को, एयर टेक्नीशियन को, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स को और हमारी लीडरशिप को बिल्कुल क्लियर है कि हमने किस तरह का जवाब देना है जब भी वक्त आया। अल्लाह करे ऐसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम मुकम्मल हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।